प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 में संकलित बस की यात्रा। पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि आपने क्या बस में यात्रा की है या किसी भी कार, जीप या मोटरसाइकिल से यात्रा की है? तो मुझे पूरा विश्वास है आपका उत्तर होगा हाँ। तो जब आपने बस से या अन्य गाड़ियों से यात्रा की है तो आप कभी न कभी किसी न किसी असुविधा में पड़े होंगे। अगर बस से यात्रा की है तो कभी बस खराब हो गई होगी, अन्य वाहनों से यात्रा की है तो कभी वे वाहन खराब हो गए होंगे और समस्या आई होगी, जिससे आपको बीच रास्ते में ही मंजिल तक जाने से पहले आपको समस्या आई होगी और आप परेशान हुए होंगे। और उस समय आप यह सोचते होंगे मन में कि अरे किस समय मैं घर से निकला, बेवक्त घर से निकला, सही समय नहीं था, इसलिए यात्रा सुखद नहीं रही, परेशानियां हुई। ऐसा आप सोच सकते हैं और ऐसा आपने कभी सोचा भी होगा यदि आप इन वाहनों से यात्रा किए होंगे और रास्ते में आपको परेशानी हुई होगी। तो बस की यात्रा, यहाँ लेखक हरिशंकर परसाई जी यही बताना चाहते हैं कि जब हम बस से यात्रा करते हैं तो परेशानियां होती हैं और उन परेशानियों को हम झेलते हैं। तो यहाँ लेखक भी बस यात्रा कर रहा है और बस यात्रा करते समय उसे भी अनेक परेशानियां हुई और उसे उन्होंने बड़े ही दिलेरी के साथ, साहस के साथ झेला। हरिशंकर परसाई जी के विषय में बतला दूं कि यह हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यकार जो अपनी रचनाओं के द्वारा सामाजिक कुव्यवस्था पर व्यंग करता है, सामाजिक जड़ताओं पर व्यंग करता है, राजनीतिक जड़ताओं पर व्यंग करता है और उसे चुटीले शब्दों के द्वारा, व्यंग्यात्मक शब्दों के द्वारा, हास्य शब्दों के द्वारा लोगों को समझाने की चेष्टा करता है कि वह इन कुव्यवस्थाओं से, इन रूढ़ियों से बाहर निकले, इन सामाजिक अव्यवस्थाओं से बाहर निकले। कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं कि वह सीधे ही उपदेशात्मक शैली में अपनी बात कहते हैं, लेकिन जो व्यंग्यकार होता है वह उपदेशात्मक शैली में बात नहीं करता, बल्कि वह मजाक उड़ाते हुए व्यंग्य के द्वारा अपनी बात कहता है। और हरिशंकर परसाई जी ऐसे ही सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। प्रस्तुत पाठ बस की यात्रा में भी वे व्यंग करते हैं। और किस पर व्यंग करते हैं? तो ऐसे बस मालिकों पर व्यंग करते हैं जो अपनी जर्जर बस, खटारा बस को चलाते रहते हैं। उन्हें यात्रियों के जीवन की कोई परवाह नहीं होती, उन्हें यात्रियों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती। वे हमेशा यात्रियों के जीवन को जोखिम में डाले रहते हैं, कुछ धन बचाने के चक्कर में, कुछ रुपए बचाने के चक्कर में। तो ऐसे ही बस कंपनी के ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है। लेखक की इस रचना में प्रमुख रूप से 3 पात्र हैं। एक लेखक स्वयं है, दूसरा पात्र बस कंपनी के हिस्सेदार साहब हैं और तीसरा लेखक के मित्र हैं। लेखक के मित्र भी 2 प्रकार के हैं, एक छोड़ने वाले मित्र जो लेखक को बस में छोड़ने आए हैं और एक जो लेखक के साथ बस में जा रहे हैं, यानी लेखक के सहयात्री बनकर जा रहे हैं। तो यहाँ लेखक व्यंग्यकार है, वह बस में सफर कर रहा है और बस की कुव्यवस्था को भी देखता जा रहा है और इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि ऐसे खटारे बस पर यात्रा करना वास्तव में जीवन को जोखिम में डालने के समान है। लेकिन करे भी क्या? मध्यवर्गीय व्यक्ति, आम आदमी हमेशा ही जान जोखिम में डालकर कुछ न कुछ करते रहता है, क्योंकि बिना जान जोखिम में डाले वह अपने लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं सकता। और लेखक और उसके मित्र भी जान जोखिम में डाले हुए हैं, क्योंकि उन्हें इसी बस के द्वारा ही सही मंजिल तक पहुंचना है। लेखक बस मालिक को भी देख रहे हैं, बस को भी देख रहे हैं और बस से उपजी हुई सामाजिक व्यवस्था को भी देख रहे हैं। इसके बाद बस कंपनी के हिस्सेदार साहब हैं। ये ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यह जानते हुए भी कि उसकी बस खराब है, बस समय पर मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती, बस के ऊपर में कुछ रुपए खर्च करने होंगे जिससे कि बस को दुरुस्त किया जा सके, लेकिन नहीं करना है
क्योंकि रुपए खर्च होंगे और रुपए खर्च करना नहीं है तो बस को उसी तरह चलाते रहना, भले ही बस बीच में बिगड़ती रहे, रुकती रहे, लेकिन यात्रियों को सांत्वना देते रहना है कि नहीं बस फर्स्ट क्लास है, बस बहुत अच्छी है, बस को तो चलना ही है। लेकिन अगर बीच में बिगड़ जा रही है तो यह कह के संतोष प्रकट करते हैं कि बस तो अच्छी है लेकिन इत्तेफाक है, अब बस बिगड़ गई तो अब हम क्या करें। तो इस तरह ऐसे मनोवृत्ति वाले लोग जो दूसरों को सांत्वना देते हैं या जानते हुए भी कि सांत्वना से काम नहीं चलने वाला है, जो सही कार्य है उसे करना चाहिए, बस को दुरुस्त करना चाहिए, बस को सही रखना है। लेकिन ऐसा नहीं, बस भले ही बिगड़ी रहे, यात्रियों की जान जोखिम में रहे, लेकिन बस को चलाना है। इसके बाद लेखक के मित्र हैं, दो प्रकार के मित्र हैं, एक छोड़ने वाले मित्र हैं और एक साथ जाने वाले मित्र हैं। जो छोड़ने वाले मित्र हैं वो ऐसे मित्र हैं जो लेखक को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लेखक नहीं मानते, लेखक के अन्य मित्र जो साथ में जा रहे होते हैं जब वो नहीं मानते तो उनके भगवान भरोसे छोड़ देते कि ठीक है भाई, तुम ऐसी बस में जा रहे हो जो बस बीच में खराब हो सकती है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, और उसमें तुम ईश्वर के को प्यारे भी हो सकते हो और तुम इस संसार को छोड़ के जा भी सकते हो। इसलिए जाते समय ये जो उनके मित्र होते हैं वो इस तरह से लेखक की और उसके बाकी मित्रों की तरफ देखते हैं कि भाई इस संसार से तो सभी को जाना ही है, चाहे राजा रंग तो फकीर ही क्यों ना हो। तो इसीलिए एक बस बहाना होना चाहिए, और ये बहाना यही है कि आप बस में जा रहे हो, क्या पता संसार से कुछ ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन अब जा रहे हो तो जाओ भाई, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ऐसा सोचकर दयनीय स्थिति से उनकी तरफ देखते हुए, दयनीय दृष्टि से उनकी तरफ देखते हुए फिर भी वापस चले जाते हैं। दूसरे मित्र हैं जो साहसी हैं और रोमांच प्रिय हैं। वह यह देखना चाहते हैं कि बस तो खटारा है, बस समय पे पहुंचा भी सकती है, नहीं भी पहुंचा सकती, लेकिन चलो चलते हैं, देखते हैं, पहुंचाती है तो ठीक है, नहीं तो चलना तो है ही, अब क्या करें, और जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की मनोवृत्ति है। अब हम इसका सारांश समझते हैं। लेखक हैं और उनके 4 मित्र हैं, कुल मिला के 5 मित्र। ये किसी स्थान से पन्ना के लिए बस पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे पन्ना जाएंगे और पन्ना से फिर सतना जाना है और सतना से वे ट्रेन पकड़ेंगे। तो जिस बस से वे पन्ना जाने वाले हैं, इसी कंपनी की बस पन्ना से सतना के लिए भी मिलती है और ये बस शाम 4 बजे की है। तो लेखक जब अपने मित्रों के साथ बस पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनके और भी कई मित्र जाते हैं और वे सब मना करते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वे शाम वाली यानी ये 4 बजे वाली बस नहीं पकड़ते, क्योंकि शाम 4 बजे वाली ये जो बस है यह जर्जर बस है, बहुत पुरानी बस है और ये कभी भी बिगड़ सकती है और यह समय पर सतना नहीं पहुंचाएगी। जब लेखक बस के पास पहुंचता है तो बस को देखकर लेखक और उसके मित्र घबरा जाते हैं, क्योंकि जो बस है वो वयोवृद्ध हो गई है, बहुत पुरानी है, उसने वर्षों का अनुभव रखा है, यानी बस की स्थिति जर्जर है, उसके जो भी बॉडी हैं वे सब जर्जर हो चुके हैं, उसकी जो लाइट है कभी भी जा सकती है ऐसी दिख रही है, टायर भी घिसे हुए हैं और उसके सीट भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं, ढीले ढाले। उन्हें देखकर लेखक को लगता है कि ऐसी बस कभी चल नहीं सकती, ये बस केवल खड़ी रखकर पूजा के योग्य है, यानी इस बस की पूजा करनी चाहिए, लेकिन बस चलने के लिए वहां पर खड़ी है। तो लेखक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके मित्र वहां पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि ये बस कंपनी के हिस्सेदार साहब भी उसी बस से यात्रा करने वाले हैं। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या यह बस चलती है। अब हिस्सेदार साहब बोलते हैं कि क्यों नहीं चलती जी, यह बस चलती है। तो लेखक पूछते हैं कि यह बस अपने आप चलती है। तो हिस्सेदार साहब कहते हैं क्यों नहीं जी, अपने आप चलती है, ठीक से चलती है। अब लेखक घबरा जाते हैं, बस को देखते हैं और कहते हैं अरे ये बस चलती भी है, ये बस कैसे चलेगी, इतनी पुरानी बस, इतनी जर्जर बस। लेकिन अब आ गए हैं, क्योंकि उनके कुछ ऐसे मित्र हैं जो जबलपुर पहुंचकर दफ्तर में काम पर जाने वाले हैं, अगर वो समय पे जबलपुर पहुंचेंगे तो काम पर हाजिर हो सकते हैं, इसीलिए शाम वाली बस से उन्हें पन्ना तक जाना ही है और पन्ना से सतना के लिए बस पकड़नी है और सतना से ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मजबूरी है और
यह जानते हुए भी कि ये बस बिगड़ सकती है, फिर भी उन सबके मन में साहस भी है। लेखक और बाकी दूसरे लोग थोड़े झिझकते भी हैं, तो लेखक एक डॉक्टर मित्र हैं, वह कहते हैं कि चलो भाई इसी बस से चलते हैं, भले ही पुरानी हो गई तो क्या है, यह बस हमें माँ की तरह गोद में बैठा कर लेकर जाएगी और हम माँ की गोद का आनंद लेते हुए इस बस में सफर करेंगे। और लेखक और उनके साथी बस में बैठ जाते हैं और बस स्टार्ट हो जाती है। लेखक को आश्चर्य होता है कि बस कैसे स्टार्ट हो गई, और जब स्टार्ट हो जाती है बस, तो बस इस बुरी तरह से हिलती है, इस जोरों से ऐसे हिलती है कि लेखक को ऐसा लगता है जैसे वो इंजन के ऊपर आकर बैठ गया। उन्हें ऐसा लगा कि उनके ठीक सीट के नीचे ही इंजन हो, और जो खिड़की है, खिड़की के कांच टूटे हुए थे। लेखक और उनके मित्रों को लगा कि खिड़की के पास रहेंगे तो जो थोड़े से कांच लगे हुए हैं वो कांच सीधे आकर शरीर में चुभ सकते हैं, तो वे लोग खिड़की से अलग हट गए और सीट पर चिपक कर बैठ गए। जब गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी तो ऐसा लगा कि जो सीट है वह इनको आगे लेकर भाग खड़ी होगी, या वे सीट से नीचे गिर पड़ेंगे। यानी सीट बस के साथ ही कभी आगे हो जाती, कभी पीछे हो जाती, यानी सीट हिचकोले खा रही थी। यानी पुरानी बस थी और सीट का जो अंजर पंजर था वो ढीला था। सीट पर बैठना मतलब आगे पीछे लगातार होते रहना और कभी भी नीचे गिर पड़ना। लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंजन के ऊपर बैठे हो, यानी पूरी बस हिल रही थी और बैठे हुए यात्री भी बुरी तरह से हिल रहे थे और लेखक भी वैसे हिल रहे थे। बस किसी प्रकार चली 8-10 मील की रफ्तार से, और जब वे 8-10 मील जब पहुंच गए तो अचानक बस रुक गई। जैसे बस रुकी, लेखक घबरा गए, उनके मित्र भी घबरा गए कि बस कैसे रुक गई है। तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद है, और पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने के कारण पेट्रोल गिर रहा है। तो तुरंत ड्राइवर नीचे उतरा और उसने बाल्टी में सारा पेट्रोल भर लिया, और बाल्टी में पेट्रोल भरने के बाद वह एक नली के द्वारा इंजन में पेट्रोल डालने लगा। लेखक ने देखा तो लेखक को ऐसा लगा कि कुछ देर के बाद कंपनी के हिस्सेदार साहब आएंगे और इंजन को गोद में लेकर बैठ जाएंगे और नली से इंजन को पेट्रोल पिलाने लगेंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। हिस्सेदार साहब ऐसे ही करने लगे। फिर पेट्रोल डालने के बाद में बस फिर चली। बस जब आगे चली तो 15-20 मील चलने के बाद में फिर बस रुक गई। जैसे ही बस रुक गई, लेखक घबरा गए, फिर बस क्यों रुकी। हिस्सेदार साहब भी नीचे उतर आए, यात्री नीचे उतर आए और बस को शुरू करने की चेष्टा होने लगी। काफी देर के बाद हिस्सेदार साहब ने उसमें कुछ सुधार किया और बस फिर चलने लायक हो गई। लेखक ने हिस्सेदार साहब की तरफ देखा। हिस्सेदार साहब ने कहा, हमारी बस तो फर्स्ट क्लास है सर, हमारी बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बस इत्तेफाक की बात है। यहाँ यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी बस मालिक अपनी बस को कभी पुरानी नहीं मानता, बस को कभी जर्जर नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बस नहीं है। यात्री ही पागल है जो इस बस को पुरानी मान बैठे हैं और इस बस में यात्रा करने के लिए झिझक रहे हैं। बस तो अच्छी है, बस इत्तेफाक की बात है, आज बस बिगड़ गई। तो हिस्सेदार साहब सभी यात्रियों को सांत्वना देते हैं और फिर बस चल पड़ती है। अब यहाँ लेखक यह बता रहे हैं कि यह जो बस है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह ये चल रही है। यानी सविनय आंदोलन क्या है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। इसमें क्या है, सविनय अवज्ञा, यानी विनय के साथ आदेश को न मानना। यानी गांधी जी ने भारतवासियों से कहा था कि आप विनम्रता के साथ अंग्रेजों की बात न माने, अंग्रेजों का आदेश न माने। जो भी भारतीय अंग्रेजी सत्ता में अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, या जो भी वे अंग्रेजों के हित में कर रहे हैं, अंग्रेजों के लिए कर रहे हैं, तो वे विनय के साथ अंग्रेजों की आज्ञा न माने। अंग्रेज जो भी कहना चाह रहे हो उनकी आज्ञा न माने, और किस तरह, विनय के साथ, विनम्रता के साथ।
और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था, यानी अंग्रेजों के साथ सहयोग न करना, अंग्रेजों के साथ असहयोग करना, जिससे कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सके। तो ये बस भी ऐसे ही कर रही है। बस भी विनय के साथ, विनम्रता के साथ ड्राइवर की बात नहीं मान रही, यात्रियों की बात नहीं मान रही, और कंपनी के हिस्सेदार साहब की भी बात नहीं मान रही। जहां तहां बस रुक जा रही है। बस की जो बॉडी है, बस की जो सीट है, वह भी एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं। बस आगे चल रही है तो सीट पीछे की तरफ चली जा रही है। इंजन इस तरह से जोरों से धड़क रहा है कि जो भी बस में बैठे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उसके सीट के ठीक नीचे इंजन हो। सभी यात्रियों का पूरा शरीर थरथरा रहा है, यानी पूरी बस एक दूसरे से असहयोग में है। बस का जो भी हिस्सा है एक दूसरे से असहयोग कर रहा है, और बस पूरी तरह से विनम्रता के साथ किसी की भी आज्ञा नहीं मान रही। तो लेखक को लगता है कि बस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय इसको प्रशिक्षण प्राप्त हो गया है, उस समय बस ने ट्रेनिंग ले ली थी, यानी बस इतनी पुरानी जान पड़ती थी। फिर जब बस आगे चली तो इस बार लेखक और उसके साथी डरने लगे। लेखक को सबसे ज्यादा डर सताने लगा, क्योंकि बस धीरे धीरे चल रही थी और सामने जो भी पेड़ आ रहे थे, सड़क के किनारे आने वाले हर पेड़ को लेखक अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि ये जो बस है वह किसी न किसी पेड़ से अब जाके टकरा गई, तब जाके टकरा गई, और जैसे टकरा गई बस पलट गई और हम सबकी जान चली गई। तो इसीलिए लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। जब भी कोई पेड़ सामने आता, लेखक को ऐसा लगता कि बस जाके उस पेड़ से टकरा जाए, और जैसे ही वो पेड़ निकल जाता फिर लेखक अगले पेड़ की प्रतीक्षा करने लग जाता कि अगले पेड़ से बस जाके टकरा जाएगी। सामने में यदि कोई झील मिल जाती तो लेखक को ऐसा लगता है कि ये जो बस है सीधे झील में जाके गिर पड़ेगी और हम सब झील में डूबकर मर जाएंगे। इस तरह से लेखक और उसके साथी घबराते रहे। बस धीरे धीरे आगे चलती रही। फिर बस की लाइट चली गई, धीरे धीरे उसकी जो रोशनी है मध्यम पड़ गई। अब बस सड़क पर रेंग रही थी, दौड़ नहीं रही थी, चल नहीं रही थी, बल्कि रेंगने लगी। और कोई भी पीछे से दूसरी बस आती और उसका हॉर्न सुनाई देता तो बस सीधे सड़क के किनारे खड़ी हो जाती, और इस तरह से आने वालों से बस कहती कि बेटी तुम आगे निकल जाओ, हम तो बहुत पुराने ही हैं, इसलिए हमको आराम से चलना है। इस तरह से लेखक और बाकी जो सहयात्री हैं परेशान हो रहे थे, और बस धीरे धीरे चली जा रही थी। फिर आगे पुलिया के पास बस का टायर फिस करके दब गया, यानी बस की हवा निकल गई, या यूं कहें कि टायर फट गया। टायर के फटने से बस रुक गई। अब हिस्सेदार साहब और ड्राइवर दोनों बस से उतरे और उन्होंने फिर एक पुराना घिसा हुआ टायर फिर से लगाया, और बस फिर आगे बढ़ने लगी। अब पहली बार लेखक को हिस्सेदार साहब, कंपनी के हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने सोचा कि देखो यह कितना महान व्यक्ति है, कितना महान स्वाधीनता संग्रामी है, कितना महान क्रांतिकारी है कि जिसने टायर नहीं बदला बल्कि जीवन देने के लिए इस बस में सफर कर रहा है। यानी इस बस में सफर कर रहा है अपने जान को जोखिम में डाले हुए है, यह जानते हुए भी कि यह बस कभी भी बिगड़ सकती है, कभी भी टायर फट सकते हैं, कभी भी झील में गिर सकती है, पेड़ से टकरा सकती है, और हिस्सेदार साहब की भी जान जा सकती है। लेकिन अपने जान को जोखिम में डालकर ये ऐसी बस में सफर कर रहे हैं जो बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। फिर लेखक व्यंग करता है कि यदि हम सब दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं और हम सब मर जाएं तो आकाश में देवता, स्वर्ग में देवता बाहें पसार कर इस हिस्सेदार साहब का स्वागत करेंगे और कहेंगे कि यह है वह महान व्यक्ति जिसने कुछ रुपए के लिए टायर नहीं बदला बल्कि अपनी जान दे दी। लेखक हिस्सेदार साहब पर व्यंग भी करते हैं कि इन्हें तो किसी स्वाधीनता संग्रामी दल का नेता होना चाहिए जो इस तरह से जान जोखिम में डाले हुए हैं और बस यात्रियों के भी जान को जोखिम में डाले हुए हैं। इस तरह से लेखक और उनके सभी साथी डरे हुए थे।
लेकिन जब बस चलने लगी और बस की गति को देखते हुए उन लोगों ने जब यह समझ लिया कि यह बस अब समय पर पन्ना नहीं पहुंचने वाली, और पन्ना ही का क्यों, यह कहीं भी अब नहीं पहुंचने वाली। लेखक ने इतना तक सोच लिया कि धरती में कहीं भी यह बस नहीं पहुंचने वाली और कभी भी नहीं पहुंचने वाली। अब ये बस कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचेगी। और जैसे ही लेखक को यह पता चल गया, लेखक के साथियों को पता चल गया, तो उनका सारा तनाव, उनका सारा दुख, उनकी सारी परेशानी दूर हो गई और वे निश्चिंत हो गए और आराम से सीट पर टंग कर बैठ गए और सभी हंसी मजाक करने लगे। व्यक्ति तनाव में तभी रहता है जब उसे लगता है कि हम समय पर यह काम कर लेंगे या समय पर हम कहीं पहुंच जाएंगे। जब व्यक्ति को लगता है कि यह काम समय पर होने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर यह काम समय पे नहीं हो सकता, तब व्यक्ति अंत में निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब यह काम होगा ही नहीं तो हम चिंता करके क्या करेंगे, हम कष्ट उठा के क्या करेंगे, हम इसके विषय में सोच कर क्या करेंगे। और लेखक और उसके साथियों को यही लगता है। पहले सोच रहे थे कि बस समय पर पन्ना पहुंचेगी कि नहीं, बस किस तरह से चल रही है, बस में हम लोग किस तरह से हैं, बस कभी दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए, हम सबकी जान न चली जाए। लेकिन जब अंत में उन्हें यह भरोसा हो जाता है कि बस समय पर नहीं पहुंचने वाली और बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, तभी वे निश्चिंत हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं और आराम से हंसी मजाक करने लग जाते हैं। यही है बस की यात्रा की कथा वस्तु। अब इसका हम केंद्रीय भाव समझते हैं। इसका केंद्रीय भाव यही है कि लेखक कुव्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। किस कुव्यवस्था पर? ऐसे मानसिकता वाले बस मालिकों पर जो बस की स्थिति को जानते हुए भी बस का सुधार नहीं करते, बस को ठीक नहीं रखते, बस की मरम्मत नहीं करते और ऐसे ही खटारे बस को वो चलाते रहते हैं कुछ रुपए के लिए, कुछ किराए के लिए, और यात्रियों की जान को जोखिम में डाले रहते हैं। उन्हें लोगों की जान की कोई परवाह नहीं होती। लोग भले ही मर जाएं, भले ही बस कहीं बिगड़ जाए और यात्री परेशान हो, उन्हें कष्ट हो, उन्हें कोई परवाह नहीं है। बस उनकी बस बिगड़ती हुई सही, रुकती हुई बस चलती रहनी चाहिए और उन्हें किराया मिलते रहना चाहिए। इसका उद्देश्य भी यही है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि सभी बस मालिकों को ध्यान देना चाहिए कि वह यात्रियों की जान को जोखिम में न डालें। यात्रियों को हमेशा ही सही और सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाएं, क्योंकि यात्री ग्राहक है, यात्री देवता है उस बस मालिक के, क्योंकि यात्रियों के भरोसे ही उनकी बस चल रही है, उनकी कंपनी चल रही है। यात्रियों की व्यवस्था पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, यात्रियों को सुविधा प्राप्त हो उन्हें ध्यान देना चाहिए। और यही नहीं है, हर वो की व्यवस्था जो अपने ग्राहकों को परेशानी में डाले हुए है, अपने ग्राहकों को कष्ट पहुंचा रही है, वो सारी वो व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। जिस क्षेत्र के भी मालिक हों, उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि उस क्षेत्र में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिन लोगों के कारण वह क्षेत्र विकसित हो रहा है, उस क्षेत्र से उन लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उस क्षेत्र में योगदान देने वालों की सुविधा का उन्हें ध्यान देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं। इस पाठ से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? हिस्सेदार साहब क्यों कह रहे थे कि उनकी बस फर्स्ट क्लास है? बस ये तो इत्तेफाक की बात है। लेखक शाम की बस में जाने के लिए क्यों मजबूर था? लेखक ने सामाजिक की व्यवस्था पर क्या कटाक्ष किया है? आप इन प्रश्नों का उत्तर समझ लीजिए। और एक बात और कहूंगा कि आप मेरे इस डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें जो भी वीडियो डलेगा वो समय पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब मैं शेयर करूंगा तभी मिलेगा।
और सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे तो जो भी इसमें वीडियो डलेगा, जब भी वीडियो डलेगा वो समय पर आपको मिलेगा और आप जब चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसमें जो लाल रंग का बटन है जहां लिखा है सब्सक्राइब, उसे दबाइए और जब चाहें, जिस समय चाहें, जो भी इसमें वीडियो डलेंगे, चाहे वह बसंत के हों, चाहे वे भारत की खोज के हों या वे व्याकरण के हों, वे आपको मिलेंगे और आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।